सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर प्लेटफॉर्म एस्पायर एकेडमी। प्रीवियसली हमने मैथ्स पेडागोजी में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ लिया था एंड उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं एंड हम इसमें पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो बात करते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। हम मैथ्स में टीचिंग एंड टीचिंग टेक्निक्स, है ना, ये सब एक एड्स हैं। एड्स मतलब सहायता, जिनको हम की यूज़ करते हैं किस लिए? लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए, है ना, ताकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें हमें याद रहे, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। और टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के थ्रू ही हमें चीज़ें लर्न भी हो जाएं और वो इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हमें बताई जाएंगी, जैसे स्टूडेंट्स को अगर कोई भी चीज़ अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी तो उन्हें समझ में भी आएगी, एक्सप्लेन करने के लिए भी आसान रहेगा एंड उनको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद भी रहेंगे ना। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही उन्हें चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। और जो भी हम टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही है टीचिंग ऑब्जेक्टिव से, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि चीज़ें समझ में आए स्टूडेंट्स को एंड उनको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहे, है ना। तो ये जो टेक्निक्स है ये डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही हैं, बट दे आर लिंक्ड विथ टीचिंग मैथड्स, है ना। ये हमारे टीचिंग मैथड से लिंक होंगी और वो मैथड जो है तो वो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव से लिंक होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि जैसे हमें कोई भी चीज़ समझानी है स्टूडेंट्स को तो वो सीधा सीधा समझ में, मतलब वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि उनको समझ में आए, बट वो समझाने के लिए हमें जो मैथड यूज़ करना पड़ेगा उनको, वो लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको रिमेंबर कराने के लिए, तो वो मैथड जो है तो वो मैथड हमारे टीचिंग टेक्निक से लिंक होगा और वो मेथड वही हमें ऑब्जेक्टिव को गेन करने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये हुई बात। एंड अगर हम दूसरी साइड देखें तो जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज होंगी, है ना, जो भी हम प्लान करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से समझाना है, तो पर्पसफुली कंसीव्ड है ना। दैट मीन्स और यही हमारे प्लान्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करती हैं कि हम आगे कौन सा स्टेप लेंगे और किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एंड इसी तरह से जो टीचिंग है या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, ये रेफर करती हैं पैटर्न ऑफ टीचिंग एक्ट्स, है ना, जो कि सर्व करता है क्या कि सर्टेन आउटकम्स। दैट मीन्स कि हमें जो भी आउटकम चाहिए कि जैसे कोई भी चीज़ हमने एक्सप्लेन की, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन एक्सप्लेन किया एंड स्टूडेंट्स को काउंटिंग आनी चाहिए, दैट मीन्स कि उनको समझ में आ जाना चाहिए और वो आसपास जो भी चीज़ें देखें और मनी देखें तो उनको उस चीज़ को वो काउंट कर पाए, है ना। तो ये हमारे जो स्ट्रेटजीज होंगी तो ये हमारा आउटकम होगा कि उनको चीज़ें बनने लगे, है ना। सो हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स देखें तो इसमें हमारे पास में कई सारी टेक्निक्स हैं मैथ्स को टीच करने के लिए। टोटल हमारे पास में यहाँ पे 10 टाइप्स हैं। 10 इफेक्टिव तरीके से हम मैथ्स को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया ड्रिल वर्क, है ना, जैसे कि हम कोई प्रैक्टिकल एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके चीज़ें को हम समझाए, है ना, ताकि उनको चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म में याद रहें। जैसे कि वेजिटेबल्स की प्राइस वगैरह, तो उन्हें हम बेहतर होगा कि उन्हें हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें या फिर उनको मार्केट में लेके जाएं एंड वहाँ पे हम बताएं उनकी प्राइजेस के बारे में एंड वेट करने के बारे में, तो उनको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहेंगी, ना। तो ये हुआ आपका ड्रिल वर्क। और नेक्स्ट है जैसे कि होमवर्क, है ना, होम असाइनमेंट। जैसे कई बार पूरा करिकुलम या सिलेबस को कंप्लीट कराना क्लास में पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में बेहतर होगा कि हम स्टूडेंट्स को होमवर्क दें एंड उनको एक रेगुलरिटी भी बनेगी, उनकी डेली का होमवर्क करने की हैबिट भी बनेगी, उनकी खुद की सोचने समझने की थिंकिंग भी डेवलप होगी, हैबिट भी डेवलप होगी एंड साथ में हमारा करिकुलम भी इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो पाएगा टाइम में, है ना। एंड तीसरा तरीका है ओरल वर्क, जो ओरल वर्क में काफ़ी कम टाइम कंज्यूम होता है। जैसे कि हमने क्लास में किसी को भी खड़ा करके पूछ लिया ना एंड चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद हम ओरली पूछ सकते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है एंड हम एसेस भी कर पाते हैं कि किसको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है या वो वीक है उस चीज़ में या फिर
स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये असेसमेंट करने में भी आसान होता है। एंड नेक्स्ट टाइप की बात करें जैसे रिटर्न वर्क है ना, जैसे कि हमने ओरली हर चीज़ को पूछना या बता दिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें बच्चों को याद नहीं रहती है ना, वो तो हमें रिटर्न वर्क भी साथ में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जब चीज़ों को लिख लेंगे एंड दोबारा हम जब भी उसको देखेंगे तो हमें चीज़ें वापस से याद हो जाएंगी ना। तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिटर्न वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्रुप वर्क है ना, जैसे कि हम कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जब स्टूडेंट्स को दी जाती हैं तो वो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड ग्रुप में बैठ के वो डिस्कस भी करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, एंड काफ़ी सारी अपनी खुद की भी क्रिएटिविटी को उन्हें दिखाने का मौका मिलता है ना। तो ये मेथड या टेक्निक भी काफ़ी यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट आती है सेल्फ स्टडी है ना, तो सेल्फ स्टडी अगेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी एंड खुद से सोचने समझने की एबिलिटी एंड चीज़ों को जब तक जो भी उन्होंने अब तक में जैसे मैथ्स में जो भी चीज़ें पढ़ी है तो उनको अप्लाई करने का चांस उन्हें सेल्फ स्टडी में मिलता है ना, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट उनका सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट होता है। एंड तभी उनको चीज़ें बनेंगी एंड काफ़ी टाइम तक उनको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहेंगी है ना। तो सेल्फ स्टडी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और नेक्स्ट आती है बात सुपरवाइज्ड स्टडी है ना, सुपरवाइज्ड स्टडी दैट मीन्स कि जैसे किसी बड़े की देख रेख में वो स्टूडेंट अपना होमवर्क कर रहा है या फिर टीचर की प्रेजेंस में होमवर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि टीचर ने उसको एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, बाकी वो उनके सामने अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है। एंड जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वो करेगा खुद से। बट एक सुपरवाइज्ड स्टडी किसी की प्रेजेंस में चीज़ों को करना है ना, तो ये तरीका भी काफ़ी इफेक्टिव है ना। एंड नेक्स्ट आता है रिव्यू, दैट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिव्यू मतलब फिर से देखना है ना, तो दैट मीन्स जो अभी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो कितने अच्छे से हमको याद हुई या कितने अच्छे से, तो वो सब चीज़ें हम रिव्यू में करते हैं ना। और नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी टीचर स्टूडेंट को असाइनमेंट देता है तो वो स्टूडेंट के लिए एक अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का एक उसको चांस मिलता है, एंड वो खुद की थिंकिंग एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, उन सबको भी इम्प्रूव करने का उसको चांस मिलता है ना। एंड काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी उसको गेन होते हैं। एंड नेक्स्ट आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिससे वो खुद ही सोचे एंड उसका आंसर फाइंड आउट करे है ना, जैसे कोई पजल्स टाइप होती हैं तो उसमें उसको खुद का दिमाग लगेगा, एंड जब दिमाग खुद का यूज़ होता है तो वो उससे आपका माइंड में काफ़ी फास्ट फ्लो करता है। एंड जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो वो आपके माइंड के लिए भी एंड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है ना। तो ये सारी टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज़ हैं तो जो कि मैथ को पढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है ना। तो इन तरीक़ों से मैथ्स को काफ़ी अच्छे वे में पढ़ाया जा सकता है ना। एंड इनको हम अगर डिटेल में एक एक करके इन सब के बारे में अगर देखें तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में अगर हम फर्स्ट टेक्निक की बात करें ड्रिल इन मैथमेटिक्स या ड्रिल वर्क की, तो ड्रिल वर्क जो है तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। मैथ्स को टीच करने के लिए ड्रिल वर्क आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। एंड ड्रिल और एक्सरसाइजेज है ना, जैसे कि जो चीज़ें हम प्ले करके चीज़ें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, सो वो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनका मैथ्स की टीचिंग और लर्निंग में है ना। उसके ज़रिए मैथ्स को समझाना और स्टूडेंट्स के लिए समझना काफ़ी आसान रहता है एंड मेमोराइजिंग रहता है। सो ड्रिल वर्क जो है तो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे ये डिपेंड करता है ना। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट मीन्स कि चिल्ड्रन जो है लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद से करके एंड खुद ही सीखेंगे है ना। दैट मीन्स कि वो चीज़ों को करते करते सीखेंगे है ना। और ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज दैट मीन्स कि जैसे एरोप्लेन को जब वो उड़ता देखेंगे तभी वो समझेंगे कि अच्छा ये एरोप्लेन है ना, एंड वरना वो बर्ड को भी एरोप्लेन समझ सकते हैं ना। सो ये हमारा ड्रिल वर्क है, दैट मीन्स कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं एंड उनको लर्निंग बाय डूइंग वो उनको खुद से करने का चांस देते हैं। जैसे कई सारे वो कार्ड्स वगैरह होते हैं उनको
को असेंबल करना होता है, जैसे 1 से लेके 10 तक के डिजिट्स हुए उनको एक अरेंज करना है, तो उनको जब वो खुद से करेंगे एंड देन सीखेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो ये हमारा ड्रिल वर्क के अंदर आता है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे का दिमाग कैसा है, वो खुद जब करके चीज़ों को सीखेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक ये रिटेन कर पाएगा, है ना। और जो ये ड्रिल वर्क है ये कन्वीनियंट और फेयरली एफिशिएंट मीडियम है ना, काफ़ी आसान और कहें तो सही तरीका है। इससे क्या होता है कि रैपिड मेमोराइजेशन हो जाती है डिटेल्स की, है ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। और ऑटोमेटाइजेशन प्रोसेस है ना, दैट मीन्स कि जब चिल्ड्रन अगेन वो एरोप्लेन को देखेगा तो उसको ध्यान आ जाए कि हाँ ये एरोप्लेन है, दैट मीन्स ऑटोमेटाइजेशन, वो उसकी हैबिट में ही आ चुका होगा कि वो एरोप्लेन को देखे तो वो उसको एरोप्लेन ही बोले, है ना। दैट मीन्स कि वो उसके प्रोसेस में आ चुका होता है, उसको मेमोराइज हो चुका होता है चीज़ें, है ना। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मैथड। ड्रिल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसेंशियल मीन्स ऑफ अटेनिंग सम डिजायर्ड कंट्रोल्स, है ना। कुछ चीज़ें हमें अटेन करने के लिए ये इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दैट कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा होता है ना। तो जो भी हम कंसेप्ट्स हैं, मीनिंग्स हैं, रिगार्ड एज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हम जो भी चीज़ें उनको सिखाएंगे ड्रिल वर्क के थ्रू तो उनको काफ़ी टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। एंड वो ऑटोमेटाइजेशन दैट मीन्स कि उनकी प्रोसेस में आ चुका होता है कि वो चीज़ों को जब भी उस चीज़ को अगर उनके सामने आएगी वो चीज़ तो उनको वो चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। तो ये ड्रिल वर्क काफ़ी इफेक्टिव मेथड है मैथ्स को टीच करने के लिए, है ना। एंड जो ड्रिल वर्क है ये हमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सेल्फ लर्निंग की, है ना। जब वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस में आते हैं तो जब वो खुद से करके सीखते हैं तो उनका सेल्फ लर्निंग हो रहा होता है एंड इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होता है। दैट मीन्स कि अगर उनको कोई भी चीज़ जैसे एरोप्लेन को देख के वो बर्ड समझ रहा था तो वो भी इम्प्रूव होगा कि वो नेक्स्ट टाइम से एरोप्लेन को एरोप्लेन ही समझे, है ना। दैट मीन्स कि उनकी सेल्फ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, ये मौका मिलता है। एंड स्पीड और एक्यूरेसी तो बिना ड्रिल वर्क के पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि जब स्टूडेंट्स खुद करके चीज़ों को समझते हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी एंड चीज़ों को करने की इनकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है मैथ्स को टीच करने के लिए, है ना। एंड हम ड्रिल वर्क को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो ड्रिल को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जैसे कि जब ड्रिल प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं उस टाइम पे हमें इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, सच मैनर दैट pupils can work, pupils that means students and students according to their ability वो अपने डिफरेंट रेट में एंड डिफरेंट लेवल में जाके वो चीज़ों को समझ सके, है ना। उनका जिसका जैसा माइंड चलेगा उस लेवल का एंड उस रेट का वो चीज़ों को डिस्कवर या लर्न कर पाएंगे, है ना। एंड तो ड्रिल एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ब्रीफ होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ना, मतलब कि काफ़ी वास्ट होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स कि अगर हर स्टूडेंट्स की एबिलिटी अलग अलग है तो उनको अब अलग अलग तरीके से उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ना सबके हिसाब से। तो एक टाइम के बाद हमें उन्हें डिफरेंट लेवल में लेके जाएंगे एंड डिफरेंट टास्क देंगे, है ना, उससे टफ। और ये जो ड्रिल वर्क है ये हमारा किस चीज़ों से बना होता है, सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़, है ना, काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ से ये मिल के बना होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। एंड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स मेक ड्रिल इंटरेस्टिंग, है ना। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी अलग अलग तरीके से तरह की प्रॉब्लम्स होंगी वो ड्रिल वर्क को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है ना। जब प्रॉब्लम्स होंगी दैट मीन्स कि काफ़ी सारी चैलेंजिंग थॉट्स या वर्क, तो उससे उनका अलग अलग स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें समझने का चांस मिलेगा, है ना। तो ये जितनी ज़्यादा वैरायटी की प्रॉब्लम्स होंगी वो ड्रिल को उतना ही इंटरेस्टिंग बना सकती है ना। एंड ड्रिल वर्क जो है तो प्रोग्रेसिवली
मोर चैलेंजिंग, है ना। जितना आगे 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 स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तो ये प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग बनता जाएगा ना। ड्रिल वर्क प्राइमरी क्लासेस के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है एंड जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो ये मोर चैलेंजिंग बनता जाता है ना। काफ़ी सारी डिफरेंट सारी प्रॉब्लम्स को ड्रिल वर्क के थ्रू समझा पाना मुश्किल होता है ना। सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ों को हम ड्रिल वर्क से समझा सकते हैं, है ना। एंड काफ़ी इफेक्टिव तरीके से मैथ्स को टीच कर सकते हैं। ओके, एंड ड्रिल वर्क के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो भी हमने पहले से सीखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स ने पहले से जो भी चीज़ें सीखी हुई है तो उनका जो है रिटेंशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है ना। वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। और जो ड्रिल वर्क है ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है लर्निंग के लिए, जो कि बेगिनर्स के लिए, है ना। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ड्रिल वर्क वाली टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उनको चीज़ें बिल्कुल नहीं आती और ड्रिल वर्क के थ्रू उनको काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती हैं, काफ़ी टाइम तक याद भी रहती है ना। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है बेगिनर्स के लिए। एंड जो स्पीड है लर्निंग मटेरियल के लिए, इसको एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। अगर स्टूडेंट्स का लर्निंग एबिलिटी अगर मीडियम है तो उसको मीडियम में हम स्पीड रख सकते हैं, स्लो है तो स्लो कर सकते हैं, एंड हाई है तो हम उसको कुछ चीज़ों को काफ़ी फास्ट समझा सकते हैं, है ना। और जो एक्यूरेसी की बात करें, जो उन्होंने पहले से सीखा हुआ है तो उनकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव्ड होती है, क्योंकि जब वो चीज़ें सामने होती हैं एंड जो चीज़ें उन्होंने पहले से सीख रखी है तो उसकी एक्यूरेसी मतलब उसकी सटीकता भी इम्प्रूव होती है। वो चीज़ों को काफ़ी फ्रिक्वेंटली आंसर कर पाएंगे एंड काफ़ी आसानी से उनको चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। तो इनकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव्ड होती है। एंड जो मेमोरी है चाइल्ड की, वो भी हम चेक कर सकते हैं ड्रिल वर्क के थ्रू। जब लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस होती है तो वहाँ पे हम चीज़ों को देख पाते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी चीज़ें अभी इस वक्त याद आ रही हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हुए। ड्रिल के डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ड्रिल वर्क सूटेबल नहीं है, किस हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं है ना। दैट मीन्स कि हम सभी टॉपिक्स को ड्रिल वर्क के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एंड ये ड्रिल वर्क डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है अदर क्लासेस, क्योंकि जब लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस होगी तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली की शोर भी काफ़ी करेंगे, तो अदर क्लासेस में जो बाकी की अदर क्लासेस है उनमें भी शोर काफ़ी ज़्यादा जाएगा एंड उनकी भी क्लासेस डिस्टर्बेंस होगी, है ना। तो ड्रिल वर्क कई बारी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है एंड ये बिना अच्छी और क्लियर वॉइस के ये इफेक्टिव तरीका नहीं है ना। जब तक जो टीचर है वो अच्छी वॉइस में और क्लियर वॉइस में, लाउड वॉइस में जब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता है तो ये ड्रिल वर्क इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। एंड समटाइम्स ड्रिल जो है तो ये एकेडमिक फ्यूटिलिटी बन जाता है। दैट मीन्स कि ये निरर्थक काम बन जाता है, क्योंकि हर टॉपिक को हम ड्रिल वर्क के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो ये अननेसेसरी का एकेडमिक फ्यूटिलिटी बन जाता है ना। एंड ड्रिल वर्क में यूजुअली हमें केयरफुल क्वेश्चनिंग की नीडेड है। दैट मीन्स कि ड्रिल वर्क की प्रोसेस के थ्रू जो भी टीचर क्वेश्चनिंग करेगा स्टूडेंट से तो वो काफ़ी केयरफुल होनी चाहिए एंड काफ़ी प्लान्ड होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, है ना। एंड तो ये है हमारा ड्रिल वर्क के डिसएडवांटेजेस एंड ड्रिल वर्क का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टेक्निक या स्ट्रेटजी की बात करें तो वो आता है होमवर्क, है ना। होमवर्क जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है मैथ्स टीचिंग में, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा करिकुलम है वो सेकेंडरी स्कूल्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है ना, काफ़ी वास्ट होता है। एंड जो स्कूल टाइम होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है कि हम पूरे करिकुलम को ख़त्म वहाँ पे करवा पाए, है ना। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस होती है तो हर क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस करना या सॉल्व करवा पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर टीचर करिकुलम के साथ अगर जस्टिस करे तो यहाँ पे हमें होमवर्क देना चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि होमवर्क वाले पार्ट को जरूर काउंटर करने, दैट मीन्स कि हमें होमवर्क ज़रूर देना चाहिए ताकि हमारा जो करिकुलम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए एंड कोई भी टॉपिक छूटे ना एंड सारा करिकुलम सॉल्व हो पाए। तो हमें होमवर्क ज़रूर देना चाहिए ताकि कुछ स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करें एंड जो बाकी की जो क्वायरी आती है उनको हम खुद एक्सप्लेन कर सकें ना। तो इस तरीके से पूरे करिकुलम को सॉल्व किया जा सकता है ना।
एंड जो होमवर्क है ये बहुत विटल रोल प्ले करता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एज ए टीचर गेट वेरी शॉर्ट टाइम, टीचर कम टाइम में सारे टॉपिक्स को कवर कर सकता है ना। जो इतना हैवी लोड सा करिकुलम होता है हमारा सेकेंडरी लेवल का, तो उनको हर टॉपिक को स्कूल टाइम पे डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इंट्रोडक्शन है एंड काफ़ी सारे चीज़ें हैं वहाँ पे समझा दी जाती हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। सो उस केस में हमें होमवर्क दे देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद से सॉल्व कर पाए एंड जो क्वेरी आती है वो आके वहाँ पे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाए, है ना। तो जब होमवर्क अगर इतना ही विटल रोल प्ले करता है, तो इन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर हम देखें, होमवर्क देना इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि एसेंशियल, जरूरी भी है ना स्टूडेंट्स को होमवर्क देना, है ना। तो होमवर्क के थ्रू हम एंटायर सिलेबस को मैथ्स में कवर कर सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमवर्क दिया जाए स्टूडेंट्स को। ओके, तो होमवर्क टेक्निक में अगर हम और आगे देखें तो यहाँ पे आता है होमवर्क में कंसिस्ट, है ना। जो होमवर्क हमें देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो कि क्लासरूम में हमने कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, है ना। जैसे कि एडिशन पढ़ाया तो एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स आसानी से सॉल्व कर सकें। कुछ कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो कि हमने पढ़ाया नहीं है एंड उनको होमवर्क के लिए दे दिया जाए ना। तो वही टॉपिक्स होने चाहिए या वही चीज़ें प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, वही क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि हमने अभी क्लास में पढ़ाया हो, है ना। उस पे बेस्ड होमवर्क होना चाहिए। एंड होमवर्क देने का मतलब ये है कि हम उनके घर में स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, है ना। दैट मीन्स कि जैसे स्कूल में आते ही स्टूडेंट्स को एक इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि उनको हाँ पढ़ना ही है ना। तो होमवर्क देने का मतलब कि उनको घर पे जाके एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा बने कि उनको भी लगे कि हाँ हमें होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, है ना, आज ही करना पड़ेगा। सो उनके लिए एक जो स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है घर में, तो वो होमवर्क के थ्रू हो सकता है ना। एंड जो नेचर और अमाउंट है होमवर्क का, तो वो चाइल्ड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। जितना जैसे जितने बड़े स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स जैसे अगर कोई छोटा चाइल्ड है तो उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होमवर्क देना चाहिए। एंड कोई अगर 11th 12th या सेकेंडरी स्कूल का कोई स्टूडेंट्स है तो उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होमवर्क देना चाहिए, है ना। तो जो अमाउंट और नेचर है तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। एंड जो होमवर्क है उसको हमें एसेस भी करना चाहिए। उसको इंटरनल असेसमेंट में जो हम टेस्ट लेते हैं, तो उसके मार्क्स भी उस होमवर्क के जरिए कौन सा स्टूडेंट्स कैसे होमवर्क कर रहा है रेगुलरली या नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से हम टेस्ट के मार्क्स भी दे सकते हैं। तो उनका इंटरनल असेसमेंट भी उससे बन सकता है ना। एंड प्रॉपर वेटेज भी इसको देना चाहिए, है ना। तो उनके कुछ मार्क्स देने चाहिए, है ना। तो ये इस सारी प्रोसेस के थ्रू भी हम होमवर्क को काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक समझते हुए इसको मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं होमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स की, है ना। तो होमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं। होमवर्क के थ्रू हम चाइल्ड के लीजर टाइम, है ना, फुर्सत का जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अदरवाइज वो गॉसिप करने में पूरे टाइम को वेस्ट कर देगा, है ना। तो अगर होमवर्क दे देंगे तो वो चाइल्ड वो जो अपना फुर्सत का टाइम है, खाली टाइम है, तो उसको यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। अदरवाइज इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, है ना। एंड जो होमवर्क है उससे हैबिट भी एक कल्टीवेट होती है, उसमें रेगुलरिटी की एंड हार्ड वर्क की, है ना। अगर डेली उसको होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें एक तो रेगुलरिटी आएगी, हर रोज़ करने की आदत डेवलप होगी, और दूसरा मेहनत करने की आदत डेवलप होगी, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, क्या, इंडिपेंडेंट वर्क, है ना। खुद से खाली वक्त में खुद से काम करने का अवसर भी देता है ना। एंड जो एप्लीकेशन और प्रैक्टिस है ना, जो भी उसने आज तक सीखा, जो भी नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई करके और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये होमवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है ना। एंड हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि हमने इनमें से जो चीज़ें हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उसमें से हमारी क्या चीज़ें हासिल होती हैं एंड क्या नहीं हो पाती है ना। बात करते हैं होमवर्क के एडवांटेजेस की, तो होमवर्क ज़रूरी है क्योंकि स्कूल आवर्स जो होते हैं तो वो इनफ नहीं होते हैं ना, पर्याप्त नहीं होते कि पूरा करिकुलम वहाँ पे कवर कराया जाए। सो इसलिए होमवर्क स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है ना, ताकि पूरा करिकुलम कवर किया जा सके ना, इसलिए नेसेसरी है। एंड ब्रिंग्स पेरेंट्स और स्कूल का जो रिलेशनशिप है वो भी
क्लोजर होगा। दैट मीन्स कि अगर पेरेंट्स को स्कूल के बारे में, स्कूल को पेरेंट्स चाइल्ड को हेल्प कर पाए तो वो भी अच्छा होगा, है ना। पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे चाइल्ड की प्रोग्रेस से, है ना। एंड ये सेल्फ स्टडी की हैबिट को चाइल्ड में प्रमोट करता है ना। अगर डेली उसको होमवर्क दिया जाएगा तो उसको खुद से स्टडी करने की आदत जो है तो वो डेवलप हो पाएगी, है ना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को भी डेवलप करता है ना। उसको एक जिम्मेदारी का एहसास रहेगा कि हमको हाँ ये हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आज ही करना है ना। तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना, उसको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना भी होमवर्क के थ्रू होता है ना। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो उसको कांस्टेंट एंग्जाइटी जो बनी रहेगी होमवर्क करने के लिए, तो वो उसकी प्रोग्रेस को भी प्रमोट करेगी, है ना। तो डेली का होमवर्क करने की जो एंग्जाइटी बनेगी तो उसको उसकी प्रोग्रेस भी उससे डेवलप होगी। हर रोज़ होमवर्क करेगी, दैट मीन्स कि हर रोज़ का टास्क डेली कंप्लीट करना, उससे काफ़ी सारा प्रोग्रेस होगा, सेल्फ स्टडी डेवलप होगी एंड एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, है ना। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं होमवर्क के, है ना। एंड बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सो होमवर्क के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यस होते हैं। देखते हैं। जो होमवर्क है तो वो घर पे वर्क के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता, है ना। दैट मीन्स कि घर पे वो माहौल नहीं बन पाता है बैठ के काम किया जा सके, है ना। समटाइम्स डू नॉट प्रोवाइड सूटेबल कंडीशंस फॉर वर्क, ओके। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स या किसी और से होमवर्क करवा लेंगे, है ना, और अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके चले आएंगे, है ना। तो मतलब वो खुद से सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं जिस चीज़ के लिए उन्हें दिया जा रहा है ना। तो वो काफ़ी किसी दूसरे से होमवर्क करवा के लेके चले आएंगे, है ना। इसका एक ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो कि इमोशनल टेंशन में चले जाते हैं होमवर्क की वजह से, है ना। और डेली का उनको टास्क मिलता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या उनको नींद आती है, सो जाते हैं। तो इस वजह से उनमें जो है तो टेंशन भी डेवलप होने लगती है ना। तो इमोशनल टेंशन भी क्रिएट हो जाता है। एंड जो होमवर्क असाइनमेंट है तो काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे क्रूर या दुष्ट टाइप टीचर भी होते हैं जो कि मिसयूज़ करते हैं पनिशमेंट करने के लिए, है ना, कि होमवर्क नहीं किया तो हम पनिश करेंगे, या काफ़ी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ होमवर्क की वजह से। मतलब होमवर्क एक टूल है स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए, है ना। तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सो ये कम्प्लीटली पीपल टू पीपल डिपेंड करता है कि वो इसको यूटिलाइज करेगा या इसका मिसयूज करेगा, ओके। तो ये था आज का लेक्चर एंड बाकी की बची स्ट्रैटेजीज को भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।